आज की स्टोरी है भारत की आज़ादी की लड़ाई पर। भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे महापुरुषों के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता जो शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलता और इस शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत की जनता को निडर बनाना, भारत की जनता को जागरूक बनाना, ताकि ये निडर और जागरूक जनता अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों से छीन सके। तो ये जो शांति और अहिंसा का रास्ता था, ये काफ़ी लंबा था, काफ़ी ज़्यादा समय लगता, इसमें धैर्य की आवश्यकता थी। आज़ादी की लड़ाई का दूसरा रास्ता जो हिंसा के रास्ते पर जाता और इस रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराना, इसके लिए बम बनाने की ट्रेनिंग लेना, पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लेना, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेना और इन ट्रेनिंग लेने के बाद अंग्रेज़ अधिकारियों को निशाना बनाना, सरकारी कार्यालय पर बम फेंकना। इस तरह ये हिंसा का रास्ता भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को निशाना बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारत को आज़ाद कराने का रास्ता था। तो ये दो प्रकार के रास्ते थे। तो आज की स्टोरी का विषय है ये जो दूसरा रास्ता, हिंसा के रास्ते से जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं अशोक पटवा, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताने वाला हूं आज़ादी की लड़ाई में जो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांतिकारी संस्थाएं थीं, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। भारत में आज़ादी की लड़ाई कब शुरू हुई? 1885। हम कहते हैं 1885 टू 1947 ये देश की आज़ादी का लड़ाई का समय था। इसीलिए इस समय को नाम दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन का समय या नेशनल मूवमेंट का समय कहा गया है। और हम देखें इस नेशनल मूवमेंट में या आज़ादी की लड़ाई में पहली क्रांतिकारी घटना अगर घटी थी तो वो घटी थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्लेग बीमारी फैली थी और प्लेग बीमारी में अंग्रेज़ों ने कोई अच्छी खासी व्यवस्था नहीं की और ऐसा कुछ किया कि भारतीयों को और ज़्यादा समस्या बढ़ गई थी और इसी कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। इसी समय क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शिवाजी जयंती मनाना चालू किया गया, गणपति पर्व मनाना चालू किया गया। इन सब एक्टिविटी के माध्यम से और उनके लेखों के माध्यम से महाराष्ट्र में स्वराज्य के प्रति एक स्वाभिमान की भावना जगनी चालू हो चुकी थी। और जब एक प्लेग बीमारी आई, उसके कारण जब लोगों के मन में आक्रोश आया, तो फिर भारत में पहली क्रांतिकारी घटना अंजाम में हुई। और ये पहली क्रांतिकारी घटना कहाँ घटी? पुणे में। पुणे के प्लेग अधिकारी थे मिस्टर रैंड और उनके द्वारा जो अव्यवस्था उत्पन्न की गई थी पुणे में, इससे नाखुश होकर 3 क्रांतिकारियों ने उनके ऊपर गोली से हमला कर दिया। और वो 3 क्रांति कौन थे? वो 3 भाई थे, चापेकर बंधु, बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो ये तीनों भाइयों ने मिलकर क्या किया कि पुणे के प्लेग अधिकारी को गोली से मार दिया। और मिस्टर रैंड के साथ उस समय आर्यस्ट भी थे, लेफ्टिनेंट आर्यस्ट, वो भी इस गोलीकांड में मारे गए। तो रैंड और आर्यस्ट की हत्या भारत में क्रांतिकारी घटनाओं में पहली घटना मानी जाती है। और इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? चापेकर बंधु। और इन चापेकर बंधुओं को इस कार्य के लिए मौत की सज़ा दी गई और इसी घटना के लिए तिलक जी को भी जिम्मेदार माना गया। तिलक जी के द्वारा जो केसरी नाम के न्यूज़पेपर में जो लिखा गया था, उसको भड़काने वाला माना गया। तो तिलक जी के ऊपर आईपीसी की धारा 124A 124A लगाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ये धारा 124A वही है जिस पर अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट किया कि इस धारा को समाप्त किया जाए, क्योंकि इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। ये अंग्रेज़ों के समय की धारा है। अंग्रेज़ इस धारा को आईपीसी में क्यों रखे थे? ताकि कोई अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ ना बोले। और जो कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ बोलता, भाषण देता, लिखता, तो उसको चुप कराने का हथियार क्या था अंग्रेज़ों के पास? धारा 124A। तो इसीलिए हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कमेंट किया। बहरहाल तिलक जी के ऊपर 124A लगाकर मुकदमा चलाया गया और उनको 18 माह के जेल की सज़ा का निर्णय दिया गया। इस निर्णय का पूरे देश में विरोध हुआ
और इसी निर्णय के कारण, इसी केस के कारण तिलक जी को पूरे भारत में ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली और उनको एक नाम मिला लोकमान्य। तो आप याद रखिएगा, तिलक जी को लोकमान्य का नाम किस घटना के कारण मिला? ये 18 माह की सज़ा भुगतने के कारण मिला था। तो खैर, ये भारत में क्रांतिकारी घटना में पहली घटना है, चापेकर बंधुओं के द्वारा अंजाम दी गई। इसके बाद हम देखें तो बंगाल में भी क्रांतिकारी घटनाएं घटनी चालू हो गई और वहाँ पर ये अंजाम दे रहा था कौन? वहाँ की एक समिति। इस समिति का नाम था अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति, इसके 3 मुख्यालय थे, एक मिदनापुर, दूसरा कलकत्ता और तीसरा ढाका। और इन तीनों स्थानों की अनुशीलन समिति ने पूरे बंगाल में, बंगाल का मतलब सिर्फ बंगाल ही नहीं, बंगाल के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, बिहार, उड़ीसा, इस पूरे क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। और सिर्फ उसी समय नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक ये अनुशीलन समिति क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते रही। आगे चलकर हम देखेंगे 1930 तक ये समिति जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं में लिप्त रही। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रमथनाथ मित्र, पी मित्र भी कहते हैं या प्रमथनाथ मित्र। वैसे देखा जाए तो अनुशीलन समितियां 3 थीं। मिदनापुर अनुशीलन समिति के संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु। कलकत्ता अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथनाथ मित्र। और ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पुलिन बिहारी दास। इन तीनों ही अनुशीलन समितियों में हम देखें तो सबसे ज़्यादा संगठित समिति थी ढाका की अनुशीलन समिति। इतना ज़बरदस्त संगठन था कि इनकी उस समय वहाँ पर 500 ब्रांचेस थी, 500 इनकी शाखाएं थीं और इन 500 शाखाओं में हजारों युवक शामिल थे क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। लेकिन अगर हम देखें इन तीनों समितियों में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव समिति कौन थी? तो वो थी कलकत्ता अनुशीलन समिति, जिसको युगांतर पार्टी भी कहा गया। युगांतर दल या युगांतर पार्टी के नाम से भी ये लोग जाने गए। और इस युगांतर दल वाली अनुशीलन समिति के प्रमुख सदस्यों में कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, जतिन नाथ बनर्जी। कौन जतिन नाथ बनर्जी? जिनको लोग बाघा जतिन भी कहते थे। और इनकी क्रांतिकारी घटनाएं तो इतनी ज़्यादा घटी कि ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हो गई। अंततः ये 1915 में उड़ीसा में बालासोर में ब्रिटिश सिपाहियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इसी प्रकार इस समिति के एक और चर्चित सदस्य थे, कौन? वारिंद्र घोष। आप नाम सुने होंगे अरविंद घोष का, जिनका आश्रम पौंडीचेरी में था। उन्हीं अरविंद घोष के भाई थे वारिंद्र घोष। ये भी ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे। एक नाम और चर्चित हुआ, भूपेन्द्र नाथ दत्त। और ये भूपेन्द्र नाथ दत्त कौन? स्वामी विवेकानंद जी के भाई। हमको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके सगे भाई थे भूपेन्द्र नाथ दत्त। आप सोचिए, 2 भाई, एक ही माँ के 2 संतानें। एक ने आध्यात्म की ओर रास्ता चुन लिया और दूसरा क्रांति की ओर रास्ता चुन लिया। तो खैर, भूपेन्द्र नाथ दत्त भी क्रांतिकारी थे। और इसी युगांतर दल वाली अनुशीलन समिति के एक और सदस्य बहुत ज़्यादा चर्चित हुए, कौन? रास बिहारी बोस, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये अनुशीलन समिति थी और इस अनुशीलन समिति ने 1902 से 1930 तक लगातार ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध किया, सैकड़ों घटनाएं अंजाम दिया, सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों को मारा, सैकड़ों सरकारी कार्यालयों को लूटा। इस समिति के कुछ प्रमुख घटनाओं को हम देखें तो बहुत ज़्यादा चर्चित घटना है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करना। ये घटना घटी 1908 में और इस घटना को अंजाम देने के लिए समिति के द्वारा किसको नियुक्त किया गया था? तो 2 लोगों को नियुक्त किया गया था। एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। ये किंग्सफोर्ड कौन थे? ये कलकत्ता में न्यायाधीश थे और कलकत्ता में ये न्यायाधीश क्रांतिकारियों में बहुत बदनाम थे। क्यों? क्योंकि ये चुन चुन के क्रांतिकारियों को इतनी कठोर सज़ा देते कि क्रांतिकारियों के मन में किंग्सफोर्ड से इसका बदला लेने का आक्रोश भर चुका था। और यही कारण है कि जब किंग्सफोर्ड को प्रमोशन देकर मुजफ्फरपुर बिहार भेजा गया तो क्रांतिकारियों ने तय कर लिया कि यही इनके ऊपर हमला करना है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों को भेजा गया। ये लोग आए और पूरा देख लिए, रेकी किए
कब जाते हैं, कहाँ से आते हैं, वगैरह वगैरह, और पूरी तरह से सुनियोजित होकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम फेंक दिया गया। लेकिन अफसोस, उस दिन किंग्सफोर्ड की बग्घी में, बग्घी का मतलब जो घोड़े वाली गाड़ी होती है, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, बल्कि 2 महिलाएं बैठी थीं, और दुर्भाग्य से वो 2 महिलाएं मारी गईं। किंग्सफोर्ड बच गया। बहरहाल इसी घटना के कारण खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई और प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को जिस दिन फांसी दी गई वो दिन था 11 अगस्त 1908, और इस दिन खुदीराम बोस की उम्र 18 वर्ष 8 माह 8 दिन पूरे हो रहे थे, और उन्हें हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। तो ऐसे थे हमारे क्रांतिवीर। तो खैर, ये अनुशीलन समिति का बहुत चर्चित केस था। अनुशीलन समिति का एक और बहुत प्रसिद्ध चर्चित केस था, कौन सा? 1912 का, जब भारत की राजधानी कलकत्ता के बदले में दिल्ली लाई जा रही थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो जब लॉर्ड हार्डिंग हाथी में बैठकर दिल्ली आए, उनका सुस्वागतम चल रहा था, तो ऐसे समय में ही अनुशीलन समिति के काफ़ी सक्रिय सदस्य रास बिहारी बोस ने प्लानिंग तैयार किया था कि वो अपने सहयोगियों के साथ गवर्नर जनरल पर बम फेंकेंगे, और वो और उनके साथियों ने बिल्कुल वही काम किया। लेकिन बम दुर्भाग्य से गवर्नर जनरल तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा आगे गिर गया। इस चक्कर में गवर्नर जनरल का बॉडीगार्ड मारा गया और उनकी पत्नी भी घायल हुई, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो कि गवर्नर जनरल था वो बच गया। बहरहाल रास बिहारी बोस इसके बाद फ़रार हो गए, और फ़रार होने के बाद भारत छोड़ के जापान चले गए। और हमें मालूम है कि जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के गठन करने का रास्ता साफ किया। उन्हीं की प्रेरणा थी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, और उन्हीं की प्रेरणा थी कि सुभाष चंद्र बोस इसमें जुड़े। बहरहाल अनुशीलन समिति 1902 से लेकर 30 तक लगातार ब्रिटिश शासन को हर मोर्चे पर चुनौती देती रही। इसके बाद हम देखें क्रांतिकारी घटनाओं में दूसरी संस्था कौन सी? मित्र मेला। और मित्र मेला के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और ये इटली की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, खासकर इटली के जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, गैरिबाल्डी, मैजनी, इनसे बहुत प्रभावित थे। तो प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया कि इसी मित्र मेला को एक नया नाम दिया, अभिनव भारत। मैजनी और गैरिबाल्डी लोग इटली में यंग इटली चलाते थे, तो उसी प्रेरणा पर इन्होंने क्या किया, अपनी मित्र मेला नाम की संस्था को अभिनव भारत नाम दिया। और इस अभिनव भारत का उद्देश्य भी क्या था? भारत से अंग्रेज़ों को भगाना। कैसे? हिंसा के रास्ते पे चल के। और इस संस्था ने भी महाराष्ट्र में और कर्नाटक के एरिया में अनेक घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। और इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा चर्चित घटना थी नासिक केस। और ये नासिक केस क्या था? नासिक का एक मजिस्ट्रेट जैक्सन, उसको अभिनव भारत के क्रांतिकारियों ने हत्या कर दिया। वो क्रांतिकारी कौन थे? अनंत कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे। इन तीनों को इसी जैक्सन मर्डर केस में मौत की सज़ा दी गई। और जब इसकी अच्छी खासी इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि इन क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराने का काम वी.डी. सावरकर ने किया है। तो लंदन जाकर उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया, और उनको भी आजीवन कारावास की सज़ा देकर काला पानी की सज़ा में अंडमान निकोबार भेज दिया गया। तो अभिनव भारत नाम का जो संगठन था, ये मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरिया में सक्रिय था, और 1910 आते आते ये संस्था जो है लगभग लुप्त हो गया। तो अगला नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। कौन श्यामजी कृष्ण वर्मा? ये ब्रिटेन गए थे, किस लिए? कानून की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून की पढ़ाई किया, बैरिस्टर की उपाधि धारण किया, और जब भारत लौट के उन्होंने क्या किया, अपना वकालत चालू कर लिया। लेकिन उन्होंने भारत में रहते हुए ये अनुभव किया कि अंग्रेज़ भारत के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, भारतीयों के साथ कितना भेदभाव कर रहे हैं। ये सब देखकर वो वापस ब्रिटेन चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। इस सोसाइटी को इंडिया हाउस के नाम से जाना गया, और श्यामजी कृष्ण वर्मा को इस कार्य के लिए
ब्रिटेन में एक भारतीय पारसी महिला की बहुत मदद मिली। और वो पारसी महिला कौन थी? वो भारतीय पारसी महिला थी मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा गया है। ये पारसी महिला थी, काफ़ी अमीर घराने से थी और फिर भी भारत को आज़ाद कराने के बारे में इनके ख्यालात थे। तो ये ब्रिटेन में रहकर बहुत एक्टिव थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा और उनकी संस्था इंडिया हाउस, इनका मुख्य काम यही था कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी तैयार करें। और इस संस्था के द्वारा भारतीय छात्रों के लिए 6 फेलोशिप, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, 6 फेलोशिप 1000 रुपये की, मतलब 1,000 की 6 फेलोशिप दी गई। और उस समय का 1000 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना रहा होगा। मतलब उस समय का 1000 रुपया मैं समझता हूँ आज के समय के कम से कम 10 लाख रुपए के बराबर का होगा। तो 6 फेलोशिप इन्होंने भारतीय छात्रों के लिए तैयार किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसी फेलोशिप से सावरकर ब्रिटेन गए, उनको फेलोशिप मिली थी ब्रिटेन में। और इसी फेलोशिप में मदन लाल धिंगरा भी ब्रिटेन गए। इसी फेलोशिप पर लाला हरदयाल भी ब्रिटेन गए। और हमको मालूम है कि 3 नाम कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो खैर, इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी का मुख्य काम यही था कि भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी तैयार करना। और इसी इंडिया हाउस गुट से एक क्रांतिकारी हुए मदन लाल धिंगरा। और इन्होंने 1909 में जो ब्रिटेन में एक भारत विभाग होता था, इंडिया डिपार्टमेंट, इसके राजनीतिक सहायक कर्जन वायली, उनको निशाना बनाया, उनका हत्या कर दिया। किसके द्वारा? मदन लाल धिंगरा के द्वारा। और जब इसकी जांच हुई, मदन लाल धिंगरा पकड़ा गए, तो ये पता चला कि इसमें इंडिया हाउस का योगदान है। इंडिया हाउस की वास्तविकता बाहर आई तो वहाँ की सरकार बहुत चौकन्नी हो गई। इतनी चौकन्नी हो गई कि श्यामजी कृष्ण वर्मा को, मैडम कामा, ब्रिटेन छोड़ना पड़ा। वो चले गए पेरिस, जिनेवा, स्टुटगार्ट, वैंकूवर चले गए। और आप ये भी याद रखें कि पहली बार भारत का झंडा फहराने का काम मैडम कामा ने ही किया था। मतलब भारत एक देश है और इस देश का एक झंडा है। ये काम सबसे पहले मैडम कामा के द्वारा ही किया गया। 1907 में स्टुटगार्ट में पहली बार भारत का झंडा किसने फहराया? मैडम कामा। तो इस तरह से इंडिया हाउस की गतिविधियाँ ब्रिटेन में बंद हो गई। अब क्या करें? तो हम देखते हैं ये गतिविधि चालू हो गई यूएसए में, अमेरिका में। और अमेरिका में सोहन सिंह भाखना के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी 1913 में। कौन सी संस्था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और इस संस्था के द्वारा एक न्यूज़पेपर चालू किया गया, अखबार चालू किया गया। कौन सा अखबार? गदर अखबार। गदर, गदर का मतलब होता है क्रांति। 1857 की क्रांति को लेकर इन्होंने एक अखबार चालू किया, गदर। तो गदर अखबार के कारण ही इस संस्था का नाम भी पड़ गया गदर पार्टी। और इस गदर पार्टी में हम देखें प्रमुख नेतागण कौन थे? सोहन सिंह भाखना तो इसके संस्थापक थे, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, महेंद्र प्रताप सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, बहुत सारे विदेशी एनआरआई कह सकते हैं, वो इस संस्था से जुड़े। और इनका उद्देश्य यही था कि भारत में क्रांतिकारी घटना को अंजाम देकर भारत को आज़ाद करवाना। और इनकी प्लानिंग ये थी कि क्या हुआ, इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू होने वाला था, उसके लक्षण नज़र आ रहे थे। तो इनका प्लानिंग ये थी कि भारत में युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि अंग्रेज़ युद्ध करें कि क्रांतिकारियों से लड़ें, ये स्थिति आ जाए। और इन्होंने अपनी प्लानिंग को अंजाम देना चालू किया। और यही कारण है कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हुआ, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़ोर शोर से चालू हो गईं। और इसके पीछे किसका हाथ था? तो याद रखिएगा, गदर पार्टी का हाथ सबसे प्रमुख था। बहरहाल अंग्रेज़ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। रॉलेट कानून ये सब बनाकर उन्होंने क्या किया, इस क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने का काम किया। बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा चलाकर अधिकांशता को काला पानी भेज दिया। इसके बाद हम देखें तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए बिल्कुल कम हो गईं। क्यों? क्योंकि भारत में असहयोग आंदोलन चालू हो गया था और पूरा देश आंदोलनमय हो चुका था। तो इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जैसे समाप्त हुआ, वैसे ही फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होने चालू हो गई। और कैसे शुरू हुई? इसमें भी अनुशीलन समिति का ही योगदान था।
अनुशीलन समिति ने क्या किया कि ऑल इंडिया लेवल पर अपनी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। और इसके लिए मीटिंग हुई कहाँ पर? कानपुर में। और कानपुर में एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संस्था के रूप में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HRA कहा गया, की स्थापना की गई। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिन नाथ सान्याल। ये अनुशीलन समिति की ओर से भेजे गए थे और इन्होंने क्या किया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे क्रांतिकारियों को एकजुट करने का काम किया। और यही कारण है कि HRA के पहले अध्यक्ष सचिन नाथ सान्याल को ही बनाया गया। इनकी एक लघु पुस्तिका है बंदी जीवन, जो क्रांतिकारियों को बराबर मोटिवेट करती थी। हम देखें इस HRA के प्रमुख सदस्य कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, भगवती चरण बोहरा का नाम आता है। हाँ, एक चीज़ और, इस संस्था के द्वारा एक पुस्तिका छापी गई। उस पुस्तिका का नाम था बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम। और इस बम के दर्शन या फिलॉसफी ऑफ बम को क्या नाम दिया गया? इसको भारतीय क्रांतिकारियों की गीता या बाइबल कहा गया। हर क्रांतिकारियों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? बम के दर्शन से, फिलॉसफी ऑफ बम से। और याद रखिएगा इसके लेखक कौन थे? भगवती चरण बोहरा। बहरहाल इस HRA के द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं में सबसे ज़्यादा चर्चित घटना थी काकोरी लूट, काकोरी डकैती। काकोरी एक स्टेशन का नाम है लखनऊ के पास में। लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन है काकोरी, और एक पैसेंजर ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ के लिए। इसी पैसेंजर ट्रेन में अंग्रेजी कोष का बहुत सारा हथियार, खजाना जा रहा था। तो HRA के क्रांतिकारियों ने तय किया कि इस पैसेंजर में जो सरकारी कोष है उसको लूटा जाए। और ये घटना थी अगस्त 1925 की। कुल मिला के घटना को तो अंजाम दे दिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी थे लगभग 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 29 लोगों को, और सबके ऊपर मुकदमा चलाया गया, लंबी लंबी सजाएं दी गई। इनमें से 4 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, जिनमें से 4 लोगों में से देखें हम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह, ये चारों को मौत की सज़ा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी तक ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई, लेकिन इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं किया था, बल्कि इसके वास्तविक रचयिता थे बिस्मिल अजीमाबादी। ये पटना के पास एक गांव में रहते थे और इनकी ये रचना सरफरोशी की तमन्ना वाली ये 1922 में न्यूज़पेपर में छपी थी। और ये कविता इतनी अच्छी थी कि क्रांतिकारी इसको बराबर गाते थे। आगे चलकर हम देखें भगत सिंह वगैरह सभी लोग जब फांसी के फंदे पर चढ़ने जाते तो इसी को गाते गाते फांसी के फंदे पर वो चढ़ते थे। तो इसके लेखक याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, बल्कि बिस्मिल अजीमाबादी थे। बहरहाल हम देखें तो ये काकोरी कांड हुआ और काकोरी कांड के एक अभियुक्त थे चंद्रशेखर आज़ाद। वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरार हो गए और वो फरार होकर फिर से क्रांतिकारियों को एकजुट करने का काम किए। और इसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में। 1928 में ये मीटिंग हुई और मीटिंग में HRA का नाम थोड़ा सा बदला गया, HSRA किया गया। मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसको जोड़ा गया, सोशलिस्ट को जोड़ा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी समय इस संस्था में भगत सिंह भी जुड़े थे। बहरहाल वही पुराने HRA के सदस्य और एक नए नाम के साथ उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना तय किया और इस समय तक भगत सिंह भी जुड़ चुके थे। इसी 1928 में हम देखें भारत में साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसी कारण साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भारत में गया वहाँ वहाँ उसका विरोध किया गया, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जब साइमन कमीशन लाहौर गया तो इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन लाहौर में भी हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के नेता थे लाला लाजपत राय और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। ये बात क्रांतिकारियों को बहुत चुभी और ख़ासकर भगत सिंह को। उन्होंने तय कर लिया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला जरूर लेंगे। वहाँ का पुलिस कैप्टन था स्कॉट।
लेकिन ये क्रांतिकारी उसको पहचानते ही नहीं थे। बहरहाल लाहौर पहुंच गए और वहाँ जो पुलिस कैप्टन दिखा, कैप्टन सैंडर्स, उसको इन्होंने निशाना बनाया, सैंडर्स को मार डाला और वहाँ से फ़रार हो गए। अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चला कि कौन मारा, कहाँ भागा, पूरा लाहौर सील कर दिया गया। उसके बावजूद भगत सिंह लाहौर से फ़रार होने में सफल हो गए। पता ही नहीं चला कि किस क्रांतिकारी के द्वारा ये घटना अंजाम दी गई है। आगे चलकर हम देखते हैं भगत सिंह के द्वारा 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल लाया जा रहा था। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जैसे आज के समय में संसद होती है, तो 2 नए कानून लाए जा रहे थे और इन 2 कानून का नाम था, पहले का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरे का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इन दोनों कानूनों के द्वारा भारतीयों का हित नहीं बल्कि अहित होना था। इस कारण भगत सिंह ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वो पहुंच गए असेंबली के हाल में, और जब ये कार्रवाई चल रही थी असेंबली की, उसी समय उन्होंने बम निकाला और असेंबली में फेंक दिया। उन्होंने जानबूझ के असेंबली में बम ऐसी जगह पर फेंका जिससे कोई मरे ना। भाई असेंबली में बहुत से भारतीय भी थे ना, तो ऐसी जगह पर उन्होंने बम गिराया जिससे कोई मरे ना। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, उनका उद्देश्य था अपना विरोध व्यक्त करना। बहरहाल काफ़ी अफरा तफरी का माहौल आया। उसमें हाथ से लिखे हुए पॉम्पलेट ले गए थे, उनको उन्होंने सर्कुलेट किया और वहीं बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक पुलिस नहीं आ गई। भगत सिंह चाहते आधे घंटे का समय था, आराम से फरार हो जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने तय किया था कि वो इन दोनों कानून का विरोध करेंगे और विरोध के खिलाफ जेल भी जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। भगत सिंह के ऊपर बम फेंकने के विषय पर केस चलाया गया और केस चलता रहा। लेकिन केस चलते चलते ये पता चला कि ये भगत सिंह वही हैं जिन्होंने सैंडर्स को मारा है। फिर उनके ऊपर दूसरा केस चालू किया, सैंडर्स मर्डर केस का, और 3 क्रांतिकारी थे, एक भगत सिंह, एक सुखदेव और एक राजगुरु। इन तीनों के ऊपर सैंडर्स मर्डर केस चलाकर अंग्रेज़ों ने इन तीनों को मृत्युदंड की सज़ा दे दिया। किस तारीख को? तो याद रखिएगा 23 मार्च 23 मार्च 1931। और तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े गए। तीनों लाइन से एक साथ ही आए थे। तीनों में से पूछा गया आप में से पहले कौन फांसी पर चढ़ेगा? सुखदेव बोले सबसे पहले मैं चढ़ूँगा। इसके बाद हम देखें क्रांतिकारी घटनाओं में बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार से अंग्रेज़ों से युद्ध करने जैसी घटना थी। और इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर दा, जिनका वास्तविक नाम सूर्य सेन था। ये टीचर थे, बेसिकली मैथ्स के टीचर थे, और ये 1918 में अनुशीलन समिति से जुड़ चुके थे और साथ में कांग्रेस से भी जुड़े थे। देखिए याद रखिएगा, 2 ऐसे बड़े क्रांतिकारी थे जो दोनों रास्ते पे चलते थे, क्रांतिकारी रास्ते पे भी और शांति वाले रास्ते पर भी। जब तक ओपन नहीं हुए थे, इनका चेहरा सामने नहीं आया था, तब तक दोनों रास्ते पर चलते थे। जैसे भगत सिंह को देखें तो भगत सिंह भी 1927 में पंजाब में नौजवान सभा बनाकर वहाँ के किसानों को, वहाँ के मज़दूरों को जागरूक कर रहे थे, निडर बना रहे थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी लिप्त होते। लेकिन जब ओपन हो गए तो फिर वो शांति का रास्ता अपने आप छूट जाएगा। वैसे ही मास्टर दास सूर्य सेन ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, इवन चटगांव के कांग्रेस के शहर अध्यक्ष थे, असहयोग आंदोलन में बिल्कुल एक्टिव थे और साथ में अनुशीलन समिति के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी करते थे। खैर, तो इनके द्वारा जो बहुत बड़ी घटना अंजाम दी गई वो घटना है चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव शस्त्राकांड की लूट। ये घटना 1930 की है। इस घटना को अंजाम देने के लिए मास्टर दा के द्वारा IRA की स्थापना की गई। IRA मतलब इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सेना का गठन किया। और इस आर्मी के प्रमुख सैनिक कौन थे, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा। कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, अनंत सिंह, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, ऐसे बहुत सारे युवाओं को एकजुट किया इन्होंने और अपनी आर्मी बनाई और तय किया कि वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमला करेंगे। और उन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दिया। 18 अप्रैल 1930 चटगांव में अंग्रेज़ों का शस्त्रागार था, उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। पुलिस का शस्त्रागार भी था, उसके ऊपर हमला किए, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिए। सोच के देखिए, ब्रिटिश शासन के शस्त्रागार पर भारतीयों ने कब्जा कर लिया।
कब्जा तो कर लिए, समस्या ये हथियार तो मिल गए, गोले बारूद नहीं थे। बिना गोले बारूद के हथियार किस काम के? और अंग्रेज़ों का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत तेज़ था। 1-2 दिन में ही वहाँ की सेना आ गई और चारों ओर से घेर लिए गए और कुल मिला के दोनों पक्षों में ज़बरदस्त युद्ध। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के 80 सैनिक मारे गए, 10 क्रांतिकारी भी शहीद हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये चटगांव शस्त्रागार का हमला जो है वो अंग्रेज़ों ने विफल कर दिया। मास्टर दा को फरार होना पड़ा और भी क्रांतिकारियों को फरार होना पड़ा। अंततः मास्टर दा सूर्यसेन गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी के बाद इनको फांसी की सज़ा दे दी गई जनवरी 1934 में। तो इस तरह हम देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी। लेकिन एक चीज़ ये देखा जाए कि इसके बाद से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां थोड़ी सी कम हो गई या शांत पड़ गए क्रांतिकारी। अगर इसके बाद हम देखें प्रमुख घटनाओं में तो एक ही घटना बहुत ज़्यादा चर्चित हुई और वो घटना को अंजाम दिया था ऊधम सिंह ने। और ऊधम सिंह 1940 में इस घटना को अंजाम देने के लिए लंदन गए और माइकल ओ डायर को उन्होंने मार डाला। क्यों? जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में ये माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इसी डायर को मारकर उन्होंने अपना जालियांवाला बाग हत्याकांड की बदला लिया। तो बात ये हो रही थी कि आखिर ये गतिविधियाँ इतनी कम क्यों हो गई? तो इसके पीछे एक कारण साफ नज़र आता है कि जो शांतिवादी रास्ता था जिसके माध्यम से भारत के लोगों को, जनता को निडर और जागरूक बनाया जा रहा था, वो काफ़ी कुछ सफल हो चुका था। मतलब इस समय तक बड़े बड़े आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुके थे और छोटे मोटे तो हजारों आंदोलन हो चुके थे। कहने का मतलब ये है 1930 के बाद भारत के लोग निडर और जागरूक हो चुके थे। अब सिर्फ बचा था समय। वो समय कब आएगा कि देश आज़ाद होगा? तो समय का प्रश्न बचा था। बाकी देश की जनता अपनी आज़ादी को छीनने के रास्ते पर पूरी जनता निकल पड़ी थी। तो ये थे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी और उन क्रांतिकारियों की संस्थाएं और भारत में आज़ादी की लड़ाई की ये स्टोरी। अगली स्टोरी में आज़ादी की लड़ाई को लेकर और भी जो गतिविधियां हुई उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।